दोस्तों ये स्टोरी का 66 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर लंच को फिक्स करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर उसने जैसे ही लंच बॉक्स उठाया, देव ने उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, इतने दिनों बाद तो आई हो और अभी जाना है। सरगम थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, कैसी बातें करते हो देव, रोज रात को तो घर पर मिलते हो, अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। छोड़ो मुझे, मुझे भी अनाथ आश्रम जाना है। वह तो मीरा अकेले आ नहीं रही थी, इसीलिए मैं उसके साथ आ गई। सरगम देव को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन देव ने अपनी पकड़ पूरी मजबूत की हुई थी। देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अब सरगम ने भी देव को खुद से दूर करने की कोशिश बंद कर दी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि अब देव उससे दूर नहीं जाएगा। कुछ सोचकर देव धीरे से बोला, सरगम हमें भी बेबी प्लान करना चाहिए। यह सुनकर सरगम ने हल्का सा पलट कर देव की आंखों में देखा तो देव ने कहा, अगर तुम्हें अभी वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो, पर जब से आराध्या प्रेग्नेंट हुई है मेरा मन है कि हमारा भी एक बेबी हो। सरगम ने देव की बात सुनी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। देव की बात सुनकर सरगम देव की आंखों में देख रही थी, वहीं देव उम्मीद भरी नजरों से सरगम की आंखों में देख रहा था। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, वह फिर से लंच बॉक्स उठाती हुई बोली, घर पर बात करते हैं। देव ने कहा, नहीं, बात तो यही होगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें बेबी चाहिए कि नहीं? अगर नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। सरगम ने मुस्कुराकर देव को देखा और बोली, देव शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से सरगम को पलट कर अपने सामने किया और बोला, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। सरगम बोली, यही जो आपने सुना, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। देव ने कहा, यह शायद क्या होता है? सही सही बताओ ना, क्यों मेरी जान निकालने पर उतारू हो? बताओ ना, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सरगम देव की एक्साइटमेंट को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मेरी बात तो सुनो, मैं श्योर नहीं हूँ, अभी कंफर्म नहीं है। मतलब मेरे पीरियड को ढीले हुए 2 ही दिन हुए हैं, अगर 2-3 दिन और हो गए तब मैं टेस्ट करूंगी, शायद हम भी पेरेंट्स बनने वाले हैं। देव हैरानी से सरगम को देखता रह गया और फिर उसने अचानक से सरगम को गोद में उठा लिया और वहीं केबिन में गोल गोल घुमाता हुआ बोला, सरगम यकीन मानो, मैंने कल रात ही सोचा था कि काश मेरी सरगम भी प्रेग्नेंट हो जाए और मुझे भी डैडी बनने का सौभाग्य मिले, लेकिन तुमने तो आज गुड न्यूज देकर मुझे खुशी दे दी। सरगम बोली, ओहो देव, मुझे नीचे उतारो, क्या कर रहे हो? अभी कंफर्म नहीं हुआ, इतना खुश मत हो। देव ने सरगम को नीचे उतारा और फिर उसे कसकर गले लगाकर बोला, कंफर्म भी हो जाएगा। सरगम और देव सोफे पर बैठे हुए थे। धीरे धीरे देव तो लेट गया और उसने सर सरगम की गोद में रखा हुआ था। सरगम देव के बालों को हिला रही थी। देव ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी खुशी को संभालने की कोशिश कर रहा था, वह खुशी जो अभी कंफर्म नहीं हुई थी। देव आंख बंद किए हुए बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सरगम ने इस बार थोड़ा शरारत करते हुए देव के बाल खींचते हुए बोली, मैंने कहा ना, अभी कंफर्म नहीं, अभी तो इतना एक्साइटमेंट ठीक नहीं है। भगवान ना करे अगर मुझे पीरियड आ गए तो फिर पापा बनना। देव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है पीरियड नहीं होंगे, मैं पापा बनने वाला हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्का सा चाटा देव के गाल पर लगाया और देव ने आंख खोलकर कहा, क्या सच तो कह रहा हूँ, मेहनत नहीं की मैंने? सरगम ने गाल पर एक बार फिर लाल हो गए। सरगम बोली, अच्छा बस बस, अब ऐसी बातें मत कीजिए, बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम भी पेरेंट्स बन जाएं। देव एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ हम बन जाएंगे, फिक्र मत करो। सरगम देव के बाल सहलाने लगी। कुछ ही मिनटों में सरगम ने महसूस किया कि जैसे देव सो चुका है। सरगम थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली, कैसे हैं? पता नहीं, मैं जरा सा बालों में हाथ फेरूं और सो जाते हैं। और तभी देव आधी अधूरी नींद में बोला, सरगम मुझे पहले नींद नहीं आती थी, अब तुम पास में रहती हो तो बस सो ही जाता हूँ। इतना कहकर वह फिर से सो गया। वहीं सरगम अभी देव के बालों में हाथ फेर रही थी। दूसरी तरफ क्रिस गाड़ी एक अनाथ आश्रम के बाहर रोकी। मीरा ने हैरानी से क्रिस को देखा तो क्रिस बोला, मैंने कहा था ना, छुटकी तुम्हारी बेचैनी जड़ से खत्म कर दूंगा, चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इतना कहकर क्रिस जैसे ही गाड़ी से उतरने को हुआ, मीरा बोली, मिस्टर रघुवंशी किससे मिलवा रहे हैं? क्रिस जो कि गाड़ी से उतर रहा था वह रुक गया। उसने हल्का सा पलट कर मीरा को देखा और बोला, गौरव की दादी से। यह सुनकर मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह गए। क्रिस ने अंगूठे से मीरा के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, देखो मीरा, तुम्हें थोड़ा तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ऐसे तो तुम्हारी बेचैनी
तो फिर आज क्यों नहीं? जब तक तुम्हारी बेचैनी खत्म नहीं होगी तब तक हमारी शादी आगे नहीं बढ़ सकती। तुम समझ रही हो ना? मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बहुत हिम्मत करते हुए क्रिस के साथ अनाथ आश्रम के अंदर आ गई। मीरा और क्रिस दोनों ही अनाथ आश्रम के हेड के केबिन में बैठे हुए थे। क्रिस फोन पर ही अनाथ आश्रम के हेड से बात कर ली थी। इस वक्त वह दोनों केबिन में अकेले थे। तभी एक 50 साल का आदमी केबिन में आया। क्रिस ने उस आदमी को देखकर कहा, बद्रीनाथ काका। वह कोई और नहीं बद्रीनाथ था, जिसे शायद रघुवंशी फैमिली अच्छे से जानती थी। बद्रीनाथ जी ने अपना चश्मा ठीक किया और क्रिस को देखकर बोला, हर्षवर्धन तुम यहाँ? यह सुनकर मीरा और क्रिस दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्रिस अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने बद्रीनाथ के पैर छूते हुए कहा, काका मैं हर्षवर्धन नहीं, क्रिस हूँ, उनका बेटा। यह मेरी बीवी मीरा। बद्रीनाथ जी ने नजर बांधकर मीरा को देखा। मीरा भी बद्रीनाथ जी के पैर छूकर बोली, नमस्ते। बद्रीनाथ जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने चेयर पर बैठ गया। क्रिस और मीरा भी अपने चेयर पर बैठ गए। बद्रीनाथ जी ने कहा, तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। चश्मे में भी नहीं पहचान पाया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई। जब जब उसे लोग कहते थे कि तुम बिल्कुल हर्षवर्धन पर गए हो, क्रिस खुश हो जाता था। क्रिस बोला, जी हाँ, पूरी फैमिली कहती है कि मैं अपने पापा पर गया हूँ। बद्रीनाथ जी ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा, यह बताओ मुझसे क्या काम था? क्रिस और मीरा अब सीरियस हो गए। क्रिस ने कहा, जी हमें गौरव की दादी से मिलना है। बद्रीनाथ जी हैरानी से क्रिस को देखकर बोले, कौन गौरव की दादी? क्रिस ने कहा, जी एक लड़का था, गौरव ऑस्ट्रेलिया चला गया था। जाने से पहले अपनी दादी को अनाथ आश्रम में छोड़ गया था, उन्हीं से मिलना है। बद्रीनाथ जी ने कहा, गौरव तुम्हारा एम्प्लॉय था? क्रिस ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं काका, मेरा एम्प्लॉय नहीं था, बस समझ लीजिए दोस्त जैसा था। आप उसकी दादी को बुला दीजिए ना, या फिर हमें बता दे उनकी दादी कहाँ है, हम मिलेंगे। बद्रीनाथ जी ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन गौरव है कहाँ? उसकी दादी दिन रात उसे याद करती है। यह सुनकर मीरा की आंखें एक बार फिर नम हो गई। वहीं क्रिस, उसे समझ नहीं आया वह बद्रीनाथ जी के सवालों का क्या जवाब दे। बद्रीनाथ जी ने एक बार फिर पूछा, तुमने बताया नहीं गौरव कहाँ है? वह क्यों नहीं मिलने आया? और तुम दोनों क्यों मिलने आए हो? क्रिस ने मीरा की ओर इशारा करते हुए कहा, मीरा तुम जरा बाहर जाओ। मीरा नम आंखों से क्रिस को देख रही थी। क्रिस मीरा के गाल पर हाथ लगाकर कहा, प्लीज। मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर केबिन से बाहर चली गई। उसके जाते ही क्रिस ने अपना सर पकड़ लिया और दीनानाथ जी को देखकर बोला, गौरव की डेथ हो गई है। यह सुनकर बद्री जी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके बाद क्रिस ने बद्रीनाथ जी को सब कुछ बता दिया। बद्रीनाथ जी अपना चश्मा उतार कर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोले, लड़का तो वह अच्छा नहीं था। जब वह अपनी दादी को छोड़कर गया तो उसकी दादी 4-5 दिन तक बहुत रोई, लेकिन फिर उसने अपने मन को यह कहकर समझा लिया कि उसका बेटा आएगा तो उसे यहाँ से ले जाएगा। अब जब उनकी दादी को यह पता चलेगा कि उसकी डेथ हो गई है तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगी। क्रिस हाथ जोड़कर कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम भी मजबूर थे। अगर मीरा उस वक्त गौरव को नहीं मारती तो पता नहीं गौरव मेरी मीरा के साथ क्या कर देता। मीरा, आप समझ रहे हैं ना? बद्रीनाथ ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, चलो जो हुआ सो हुआ। होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो चला गया उसके बारे में सोचना बेकार है, लेकिन जो है उसे संभालना चाहिए। चलो मैं तुम्हें गौरव की दादी से मिलवा देता हूँ। बद्रीनाथ जी खड़े हुए और क्रिस भी खड़ा हो गया। बद्रीनाथ जी के केबिन से बाहर आए, पीछे पीछे क्रिस भी आ गए। बद्रीनाथ जी ने सबसे पहले मीरा को देखा, जो नम आंखों से चुपचाप केबिन के बाहर खड़ी हुई थी। बद्रीनाथ जी ने मीरा के सर पर हाथ रखकर कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मीरा कुछ भी नहीं बोली। औरत को अगर अपना स्वाभिमान बचाने के लिए किसी की जान भी देनी पड़े तो गलत नहीं है, समझ रही हो ना? इस गिल्ट से बाहर आ जाओ कि तुमने कुछ गलत किया है। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए गौरव की दादी से मिलना चाहती हो। चलो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ, लेकिन कोशिश करना उसके सामने गौरव का जिक्र मत करना। वह अपने पोते को बहुत याद करती है। यह सुनकर मीरा ने आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू बह गए। बद्रीनाथ जी ने एक बार फिर मीरा को समझाते हुए कहा, बेटा रोना किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, चलो उसकी दादी से मिल लो। बद्रीनाथ जी आगे आगे चले और क्रिस मीरा को संभालता हुआ उनके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद बद्रीनाथ जी उन दोनों को लेकर अनाथ आश्रम के गार्डन में आ गए।
जहाँ एक बुढ़िया बेंच पर बैठी हुई थी और पौधों को निहार रही थी। बद्रीनाथ जी ने मीरा को दूर से गौरव की दादी को दिखाते हुए कहा, मीरा देखो, वह है गौरव की दादी, जाओ उसके पास बैठो, बातें करो, क्या पता तुमसे बात करके उसका मन खुश हो जाए। मीरा ने एक नज़र उसको देखा और कृष्ण ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम्हारी बेचैनी खत्म कर दूंगा, जाओ, लेकिन उनके सामने गौरव का जिक्र मत करना। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने इमोशंस को संभालते हुए गौरव की दादी के पास चली गई। वहीं दूसरी तरफ युग उसके पास जो कैफे था वहां बैठा हुआ था और गरिमा का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक गरिमा आई नहीं थी। युग ने नाम जाने कितने ही मैसेज गरिमा को भेज दिए थे, लेकिन एक का भी रिप्लाई नहीं आया। युग उस बोला, आएगी तो जरूर, पक्का आएगी, उसकी आंखों में प्यार तो मैंने भी देखा है, लेकिन बहुत तड़पा कर आएगी। कोई बात नहीं बीवी, बहुत जल्द तुम्हारे सारे जुल्म का हिसाब लूंगा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। इतना कहकर उसने और मैसेज गरिमा को किया। वहीं गरिमा बिल्कुल गौरव के पीछे वाले टेबल पर बैठी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर मेनू कार्ड लगाया हुआ था और बहुत देर से युग की पीठ को देख रही थी। गरिमा उस रेस्तरा में युग से पहले ही आ गई थी। अगर बाद में आती तो युग को पता चल जाता। युग जब से उस रेस्तरा में आया था तब से उसकी नज़र मेन गेट की तरफ ही थी। वहीं युग अब बोर होने लगा था। उसने उंगलियों से टेबल बजाने शुरू कर दी और तभी एक वेटर आया। उसने युग को देखकर कहा, सर 1 घंटा हो गया, आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया, कुछ ऑर्डर कर दीजिए। युग बोला, अरे यार क्या बताऊं, तेरी भाभी को फोन मिलाया था, लेकिन सच में बहुत ही निर्दयी प्राणी है, वह अभी तक नहीं आई। खैर छोड़, एक कॉफी लेकर आ। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। वहीं युग अब भी टेबल को बजाते हुए बोला, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, बेवफा वाह नहीं या हमें है यकीन, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। वहीं गरिमा जो बिल्कुल उसके पीछे बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और तभी गरिमा के पास भी एक वेटर आया और बोला, मैम आपका ऑर्डर। गरिमा ने उसे शांत रहने का इशारा किया और तभी युग ने हल्का सा पीछे पलट कर देखा और गरिमा ने जल्दी से मेनू कार्ड अपने चेहरे पर लगा लिया। कुछ देर तक युग गरिमा को ही देखता रहा। उसे गरिमा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गरिमा ने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने सिर को अच्छे से कवर किया हुआ था, जिस वजह से युग को पता भी नहीं चल रहा था कि वह लड़की है या लड़का। युग ने फिर से अपनी गर्दन मेन गेट की तरफ घुमा ली। गरिमा ने धीरे से वेटर से कहा, जो कॉफी उस लड़के को दोगे वही कॉफी मेरे लिए भी ले आओ। वेटर ने भी धीरे से कहा, मैम वह आपका ही वेट कर रहे हैं क्या। गरिमा ने गुस्से में उस वेटर को देखा और बोली, ज्यादा सीआईडी मत बनो, अपना काम करो। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों के लिए वेटर कॉफी लेकर आया। उसने एक कप युग के टेबल पर रखा और दूसरा कप गरिमा के टेबल पर। दोनों ने ही एक साथ कॉफी उठाई और उसमें से सिप ली। युग अब भी धीरे धीरे कॉफी पी रहा था। उसकी आंखें अभी गरिमा का इंतजार कर रही थी। आधी कॉफी पीने के बाद उसने फिर से गरिमा को कॉल किया, लेकिन गरिमा ने अपना फोन साइलेंट पर रखा हुआ था, जिस वजह से युग को पता ही नहीं चला कि गरिमा उसके पीछे बैठी है। एक बार फिर गरिमा ने युग का फोन रिसीव नहीं किया। युग ने गरिमा को मैसेज करते हुए कहा, जाने मन कितना इंतजार कराओगी, अभी तो शादी भी नहीं, जाने दो, उसके बाद नखरे कर लेना, सुबह से बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही आ जाओ। यह मैसेज पढ़कर गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह चाह कर भी खुद को युग से दूर नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं युग की आदतें उसे इफेक्ट कर रही थी। युग का बोलना, शरारत करना, मजाक करना, मस्ती करना गरिमा को अच्छा लग रहा था। तभी एक वेटर युग के सामने से गुजरा। उसके हाथ में एक स्टील की ट्रे थी। उस स्टील की ट्रे में युग को गरिमा का चेहरा दिख गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कंफर्म करने के लिए अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो गरिमा ने जल्दी से मेनू कार्ड अपने चेहरे पर लगा लिया और यह नज़ारा देखकर युग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अब युग अपनी चेयर को घुमाकर गरिमा की तरफ ही बैठ गया और उसने अपने हाथ में कॉफी का मग पकड़ लिया और धीरे धीरे उसमें सिप लेने लगा। अब वह इंतजार कर रहा था कि गरिमा कब अपने चेहरे से मेनू कार्ड हटाए और वह गरिमा को देखे। गरिमा खुद से बड़बड़ाई, मेनू कार्ड बता दूं क्या युग ने, मुझे देखा तो नहीं होगा, देख लिया तो सॉलिड बेइज्जती हो जाएगी। गरिमा बोली, हे भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, इस दिल के चक्कर में आ गई, क्या सोचेगा युग, कितनी झूठी हूं मैं।
और तभी उसके दिमाग ने कहा, झूठ ही तो तुम हो ही, अच्छे खासे इंसान को तुमने मर्डर केस में फंसा दिया। कुछ ही दिन में इसकी हेयरिंग है, अगर इसे कुछ हो गया तो सोच, तू अपने मम्मी पापा के कहने पर क्या कर रही है। कितना विश्वास करता था तुझ पर, तेरे साथ किचन में खड़ा होकर तेरी हेल्प करता था, तेरे साथ छत भी धुलाई और तू है, और तेरे कपड़े भी संतोष से धुलवा दिए, तुझे हंसाने के लिए तेरे आगे पीछे घूमता था, अपना सारा काम धाम छोड़कर तुझे खुश करने में लगा रहता था, और तो और तुझे अपनी फैमिली से मिलवाने पार्टी में भी ले गया था, तेरे लिए ड्रेस भी परचेज की, यह सोचकर कि तुम किस्मत की मारी हो, लेकिन उसे क्या पता था कि तुम उसके साथ धोखा करोगी। अब गरिमा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे, उसके चेहरे पर उदासी आ गई। तभी उसके दिल ने कहा, यह सब छोड़ गरिमा, देखना एक बार कि वह तुझे देख रहा है या नहीं। गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने हल्का सा मेनू कार्ड हटाकर देखा तो युग बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ था। गरिमा ने जल्दी से अपना चेहरा मेनू कार्ड में छुपा लिया, लेकिन वह कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही युग ने मेनू कार्ड उससे छीन लिया और गरिमा के सामने बैठ गया। गरिमा अपने चेहरे को हाथ से छुपाने की कोशिश करने लगी, उसने एक बार भी युग की तरफ नहीं देखा। वहीं युग उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट। उसने हल्का सा गला साफ करते हुए कहा, क्या बात है गरिमा, कब से बैठी हो यहाँ। गरिमा कुछ नहीं बोली, वह जल्दी से उठकर जाने लगी, लेकिन वह पूरी तरीके से जा पाती उससे पहले ही युग ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक सेकंड के लिए गरिमा की हार्ट बीट तेज हो गई। युग ने धीरे धीरे गरिमा को वापस से अपनी जगह पर बैठाया और बहुत प्यार से बोला, अब आ ही गई हो तो चलो साथ में कॉफी पीते हैं। गरिमा अब कुछ नहीं बोली और न ही वह युग की तरफ देख रही थी। इस वक्त वह बहुत शर्मिंदा थी, ऐसा लग रहा था उसकी ना जाने कितनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है। वहीं युग ने मुस्कुराकर एक वेटर को कहा, भाई तेरी भाभी आ गई, 2 कप कॉफी लेकर आओ। और तभी वह वेटर बोला, सर यह तो पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठी हुई है। यह सुनकर गरिमा ने कसकर आंखें बंद कर ली। वहीं युग उसके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। उसने गरिमा को देखा, लेकिन वेटर से कहा, तुम कहना चाहते हो कि यह सुबह 10 बजे से बैठी है। वेटर बोला, जी हाँ, हमने करीब 9 या 9:30 बजे कैफे खोला था, पहली कस्टमर यही थी। यह सुनकर युग के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। वहीं गरिमा, उसका चेहरा शर्म से लाल होता जा रहा था। युग को देखना तो दूर की बात, उसने तो अपनी आंखें खोल कर ही नहीं देखा। वेटर की बात सुनकर युग ने फिर से अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ तो होने वाली धर्मपत्नी, अब बताओ क्यों आई थी यहाँ। इस बार गरिमा ने जैसे तैसे हिम्मत करते हुए कहा, मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में आई थी। समझे। युग अच्छे से जानता था कि गरिमा साफ साफ झूठ बोल रही है। उसने गरिमा की आंखों में देखकर कहा, दोबारा बोलना, तुमने क्या कहा। गरिमा ने जैसे ही युग की आंखों में देखा, वह सच में भूल गई कि उसे क्या कहना। इतने में युग ने फिर कहा, हाँ तो क्यों आई थी तुम यहाँ। गरिमा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, किसी मीटिंग के सिलसिले में आई थी। युग बोला, झूठ बोल रही हो। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन अचानक ही उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। यह कैफे मेरे घर के पास है और मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। गरिमा ने इतना ही कहा था कि युग ने वेटर की तरफ देखकर कहा, ओ भाई साहब, तुम्हारी भाभी आती जाती रहती हैं। और तभी वह वेटर बोला, जी नहीं, यह तो पहली बार आई है, मैं तो यहाँ 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैंने तो इन्हें कभी यहाँ आते हुए नहीं देखा। यह सुनकर गरिमा ने वेटर को देखा और गुस्से में बोली, तुम अपना काम नहीं कर सकते, जाकर अपना काम करो, कॉफी लेकर आओ। तभी युग ने कहा, क्यों उसे डांट रही हो, साफ साफ क्यों नहीं कहती मुझसे मिलने आई थी, कह क्यों नहीं देती कि आग तो तुम्हारे अंदर भी बराबर की लगी हुई है। गरिमा ने इस बात को ना कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुमसे मिलने नहीं आई थी, अगर तुमसे मिलने आती तो तुम्हारे पास बैठती, तुमसे दूर नहीं। युग बोला, या झूठ तुम मुझसे बोल रही हो या अपने आप से। गरिमा के पास और कहने के लिए शब्द नहीं थे। युग अपना एक हाथ उठाकर गरिमा के गाल पर लगाते हुए बोला, बालों को पीछे करते हुए कहा, तो झूठ कहते हैं, सुंदर लड़की झूठ बोलती हो तो और सुंदर लगती, लेकिन शादी के बाद मत बोलना, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे एक झूठ की वजह से इस अच्छे खासे पर्सनालिटी पर मर्डर का केस चल रहा है, ऐसा ना हो किसी दूसरे झूठ से मुझे फांसी ही हो जाए। यह सुनकर गरिमा के दिल में एकदम से धक हुई। अब वह नहीं चाहती थी कि युग को कुछ भी हो, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं वह अपने एटीट्यूड को ज्यादा महत्व दे रही थी। गरिमा ने हिम्मत इकट्ठी की और उठकर बोली, मिस्टर युगवीर, अपने दिमाग से यह फितूर निकाल दीजिए कि मेरी और तुम्हारी शादी होगी, और यह फितूर भी निकाल दीजिए
कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। अपना रास्ता नापिए, समझे। इतना कहकर गरिमा बाहर की तरफ जाने लगी और तभी युग बोला, मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे आप कहा। सच में हमारे घर में जितनी भी औरतें होती हैं सब अपने पति को आप कहती हैं। आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। गरिमा जो कि जा रही थी उसके कदम रुक गए। उसने पलट कर युग को देखा और गुस्से में बोली, तुम दिमाग से पैदल हो क्या? अपना इलाज कराओ। तुमको इलाज की जरूरत है। युग बोला, पहले मैं ठीक ठाक था, लेकिन जब से तुम्हारे साथ वक्त बिताया है तब से मैं पागल हो गया हूँ। मेरे घर वाले भी कहते हैं कि मैं कैसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जो किसी भी वक्त मुझे जहर देकर मार सकती है। यह सुनकर गरिमा के चेहरे के एक्सप्रेशन एक बार फिर बदल गए। उसके चेहरे पर उदासी आ गई, आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वह चुपचाप वहां से चली गई और सीधा पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी के पास खड़ी होकर रोने लगी। जब जब युग उसे ताने मारता था उसे अच्छा नहीं लगता था। वहीं युग वह जानबूझकर गरिमा को परेशान करता था ताकि गरिमा को अपनी गलती रियलाइज हो, ताकि गरिमा को समझ आएगा कि किसी दुश्मनी के चलते उसे किसी के दिल और जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। गरिमा जैसे जैसे खुद को संभाल रही थी उसने अपने आंसू पोंछे और गाड़ी का गेट खोला, लेकिन वह गाड़ी में बैठती उससे पहले ही युग ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अपने हाथ में खिंचाव महसूस होने की वजह से गरिमा ने हैरानी से हल्का सा पलट कर देखा तो युग ने उसकी बाजू पकड़ी हुई थी। अपने गुस्से में गरिमा को पूरी तरीके से गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी का गेट धड़ाम से बंद किया और फिर गरिमा को गाड़ी से लगाता हुआ बोला, मुझसे मिलने आई थी तो फिर जा क्यों रही हो? गरिमा अब कुछ नहीं बोली। युग ने दांत पीसते हुए कहा, खुद को समझती क्या हो? मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा या मैं कोई सिरफिरा आशिक नजर आता हूँ जो तुमसे मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढूंगा? एक बात याद रखना, अगर गरिमा तुम्हारी पनिशमेंट अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से हैंडल कर रहा हूँ। एक बार शादी करके रघुवंशी मेंशन आ जाओगी तब तुम्हें बताऊंगा युगवीर के दिल से खेलने का क्या नतीजा होता है। बहुत मासूम समझता रहा और तुम क्या निकली एक नंबर की चालबाज। यकीन नहीं होता कि इतनी मासूम सी शक्ल के पीछे इतनी चालाकियां भी छुपी हुई हैं। जी तो चाहता है कि तुम्हारा गला यहीं दबा दूं, लेकिन क्या करूं, मेरे संस्कार यह सब करने से रोकते हैं। तुम्हें तो मैं धीमा जहर दूंगा, तिल तिल कर मरोगी। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगी। मेरा फितूर तुम्हारे सर पर चढ़ने लगा है और देखते ही देखते तुम पूरे तरीके से मेरे प्यार में गिरफ्त हो जाओगी। फिर देखता हूँ मुझे छोड़कर कैसे जाती हो। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी। जहां युग बहुत मीठी मीठी बातें करता था वहीं युग के दिल में भी गरिमा को लेकर जहर था और यह बात गरिमा अच्छे से जानती थी। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी। एक बार फिर उसकी आंखें गीली हो गई। वहीं युग ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अरे तुम तो डर गई, मैं तुम्हें डराना थोड़ी चाहता था। डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। इतना प्यार से गरिमा को अपने सीने से लगा लिया। वहीं गरिमा एकदम से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह जितना युग से दूर हो जाती उतना ही युग उसके करीब आता और वह चाह कर भी युग को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। युग ने अपनी पकड़ कस दी और गरिमा की कमर को सहलाता हुआ बोला, बस बस शांत हो जाओ, इतना रोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे और फिर हमारी शादी होगी तो तुम्हारी फोटोज अच्छी नहीं आएगी। यह सुनकर गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल उसने युग के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अपनी औकात में रहो मिस्टर युग, ज्यादा सपने मत देखो। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठकर चली गई। वहीं युग उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और गरिमा की गाड़ी को जाता हुआ देख रहा था। फिर वह खुद से ही बोला, औकात में भी सपने देखता है। यह औकात तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हारी उस चालबाज को भी देखूंगा। जाओ गरिमा, मैं क्या क्या करता हूँ। वहीं गरिमा ड्राइव कर रही थी। उसका सर तो जैसे फटने को तैयार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युग जो बोलता है वह सच है या झूठ, उसका गुस्सा सही है या उसका प्यार से बात करना। सब कुछ गरिमा के सर के ऊपर से जा रहा था। दूसरी तरफ कृष्णनाथ आश्रम में बद्रीनाथ जी के पास केबिन में बैठा हुआ था। मीरा के आने का इंतजार कर रहा था। केबिन में जो विंडो लगी थी उस विंडो से मीरा और गौरव की दादी दोनों को देख रहा था। मीरा गौरव की दादी से बात करके थोड़ा खुश नजर आ रही थी। वहीं गौरव की दादी को भी मीरा से बात करके सुकून मिल रहा था। पिछले 2 घंटे से मीरा गौरव की दादी से ही बात कर रही थी और कृष बार बार टाइम देख रहा था। उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं था, लेकिन क्या करता, मीरा की बेचैनी को खत्म करने के लिए उसे यह सब करना पड़ा। वहीं बद्रीनाथ जी ने कहा, बेटा अगर तुम लेट हो रहे हो तो चले जाओ, मीरा को मैं खुद रघुवंशी मेंशन छोड़ दूंगा।
उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं काका, यह सफर अकेली मीरा का नहीं है, मेरा भी है। बस मैं मीरा को बेचैन नहीं देख सकता, कर लूंगा इंतजार। और रही बात लेट होने की, तो रघुवंशी इंडस्ट्रीज में बहुत लोग हैं काम संभालने के लिए। बद्रीनाथ जी ने हंसकर कहा, या तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मानना पड़ेगा रघुवंशी फैमिली को। आजकल जॉइंट फैमिली में कौन रहता है, लेकिन तुम्हारे पापा ने सबको मुट्ठी में बांध कर रखा हुआ है। क्रिस के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, तभी उसकी नजर विंडो से बाहर गई, जहां मीरा अब बेंच से खड़ी हो गई थी और गौरव की दादी की तरफ देखकर हाथ जोड़ रही थी। क्रिस को समझते देर नहीं लगी कि फाइनली मीरा फ्री हो गई है। क्रिस भी खड़ा हुआ और काका की तरफ देखकर बोला, अच्छा काका, चलता हूँ, मीरा भी फ्री हो गई है। बद्रीनाथ जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और क्रिस वहां से चला गया। वह सीधा गार्डन में आया, जहां मीरा क्रिस का इंतजार कर रही थी। मीरा क्रिस को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, आपको कैसे पता कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ? क्रिस ने कहा। मीरा की कलाई पकड़ी और उसे गाड़ी की तरफ ले जाता हुआ बोला, या बच्चों वाले सवाल मत पूछा करो, चलो बैठो। क्रिस ने मीरा को गाड़ी में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में वहां से चला गया। क्रिस बहुत देर से ड्राइव कर रहा था, लेकिन मीरा उससे बात नहीं कर रही थी। आखिरकार क्रिस ने ही पूछ लिया, कैसी है गौरव की दादी? मीरा बोली, गौरव का इंतजार कर रही हैं। एक बार मन हुआ कि बता दूं कि गौरव कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर सोचा उनका दिल टूट जाएगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। पर वह बहुत अच्छी हैं, उनके पास बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्रिस बोला, जब मन करे यहाँ आ जाया करो, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और गौरव के दादी भी तुमसे बात कर लिया करेंगी, उन्हें भी सुकून मिल जाएगा। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई। थोड़ी देर में क्रिस ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। दोनों ही गाड़ी से उतरकर अंदर आ गए। अंदर आकर देखा तो घर का नजारा ही बदला हुआ था। एक पंडित जी सोफे पर बैठे हुए थे और पूरी फैमिली उनके आसपास बैठी हुई थी। क्रिस और मीरा भी उनके पास चले गए। हीर ने क्रिस को देखकर कहा, क्या बात है, कहाँ गए थे दोनों जो इतनी देर से आए हो? क्रिस बोला, मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो अब आपको जाने से पहले बताऊंगा। मीरा ने गुस्से में क्रिस को देखा और क्रिस बोला, गए थे माँ किसी काम से। वैसे यह बताइए, यह सब क्या हो रहा है? हीर बोली, युग और गरिमा की शादी की डेट फिक्स हो रही है। क्रिस ने युग की तरफ देखा और युग के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं राजवीर और रूही दोनों ही थोड़े से बेचैन थे। अपने इकलौते बेटे के साथ यह सब होता हुआ देखना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार हर्षवर्धन ने कहा, पंडित जी, कितनी देर से कुंडली देख रहे हो? अब तो बता दीजिए कि युग की शादी कब होगी। पंडित जी ने अपना चश्मा ठीक किया और हर्षवर्धन की तरफ देखकर बोले, अगले सोमवार को सगाई का मुहूर्त है और उसके एक हफ्ते बाद शादी। यह सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली शौक में थी। किसी को भी खुशी महसूस नहीं हुई थी। तभी पंडित जी ने कहा, क्या हुआ, आप लोग खुश नहीं हैं? हर्षवर्धन बोले, नहीं पंडित जी, हम बहुत खुश हैं। हमारे बेटे की शादी है तो धूमधाम से करेंगे। पंडित जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने अपना पतरा उठाया, हर्षवर्धन की तरफ देखकर हाथ जोड़े। हर्षवर्धन ने भी पंडित जी की तरफ देखकर हाथ जोड़े और फिर पंडित जी वहां से चले गए। उसके जाते ही रूही की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसने युग की तरफ देखकर कहा, एक बार फिर सोच लो, उस चुड़ैल की बेटी को घर लाने से अच्छा है कि तू किसी नागिन को घर लेकर आ जा। यह सुनकर राजवीर और युग दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। युग बोला, माँ, इतना क्यों डर रही हो? अच्छी है वह लड़की, यकीन नहीं आता तो देव और क्रिस से पूछ लो। रूही ने देव और क्रिस की तरफ देखा तो दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं रूही गुस्से में बोली, जो करना है करो, लेकिन याद रखना युग, अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, बाल पकड़कर सीधा रघुवंशी मेंशन से बाहर फेंक दूंगी। इतना कहकर रूही जाने लगी और तभी युग बोला, इसकी नौबत नहीं आएगी, यकीन मानिए, उस जलेबी को बर्फी ना बना दिया तो मेरा नाम भी युग नहीं, युगवीर नहीं, आप ही का बेटा हूं मैं। लेकिन रूही ने पलट कर नहीं देखा और चुपचाप सीढ़ियों से होती हुई अपने कमरे में चली गई। वही राजवीर ने युग को देखा, बोला, प्लीज पापा, अब आप शुरू मत हो जाना, थोड़ा तो ट्रस्ट कीजिए, यकीन मानिए गरिमा इतनी बुरी नहीं है। राजवीर ने कहा, तेरे कहने पर ही यह सब कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तेरा दिल नहीं टूटेगा। युग बोला, बेफिक्र रहिए पापा, युगवीर का दिल नहीं टूटेगा। तभी हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, सिवाय को कॉल करो, उसे कहो सोमवार से पहले आ जाए। दिव्यांश बोला, कर दूंगा चाचू, अभी तो पूरा एक हफ्ता है। हर्षवर्धन ने कहा, हाँ, लेकिन उसे कॉल करके बता तो दो। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई। फोन निकालकर अपने कमरे की तरफ लेकर चला गया। दिव्यांश अपने कमरे में आया। उसने सिवाय का नंबर डायल किया। थोड़ी देर में सिवाय ने फोन रिसीव कर लिया।
दिव्यांश बोला सोमवार को सगाई है। शिवाय ने कहा इतनी जल्दी चाचू को मना नहीं किया। दिव्यांश ने कहा वह किसी की सुनते नहीं है। बिना पूछे उन्होंने घर में पंडित जी को बुला लिया और पंडित जी ने भी 2-4 बार कुंडली देखकर बोल दिया कि सोमवार को सगाई कर लो और आने वाले अगले हफ्ते में शादी। शिवाय ने कहा यार यह सब इतनी जल्दी तू चाचू को मना कर दे। दिव्यांश बोला तू आजा और मना कर दे, वह मेरी नहीं सुनेंगे। शिवाय बोला तो अब क्या करे। दिव्यांश ने कहा कुछ नहीं, जो हो रहा है होने देते हैं, देखते हैं क्या होगा। वैसे भी शादी तो होनी ही थी, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी हमारी पहली प्राथमिकता अपने बेटे को बचाना। शिवाय बोला वह सब तो ठीक है, लेकिन विराज अभी होश में नहीं आया। वीरा तो ठीक हो गई, उसे मैं होटल में ले आया हूँ। यह सुनकर कि वीरा ठीक हो गई है, दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वह बोला उसने बात की, शिवांगी से मिली। दिव्यांश ने कहा उसे हम सब याद तो आ रहे हैं ना, उसकी याददाश्त कमजोर तो नहीं हुई, वह हमें पहचान तो लेगी ना। शिवाय बोला दिव्यांश इतना एक्साइटमेंट मत हो, उसे बस होश आया है, वह अभी ठीक से बोलती भी नहीं है, कितने साल तक कोमा में थी, शरीर में कमजोरी आ गई है, अभी तो वह खुद के सहारे से बैठती भी नहीं। पर तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर ने कहा है जल्दी ही वह सब ठीक हो जाएगी। जैसे ही विराज को होश आता है मैं दोनों को लेकर इंडिया वापस आ जाऊंगा, तब तक तू संभाल ले। दिव्यांश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही उसके कानों में युग की आवाज गूंजी, मामू। दिव्यांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक गहरी सांस लेकर फोन पर बोला अब यह जाएगा अपनी गरिमा को यह बताने कि सोमवार को सगाई फिक्स हो गई है। शिवाय ने हंसकर कहा गरिमा के माँ बाप शादी करना नहीं चाहते, गरिमा इसकी शक्ल देख के राजी नहीं, और यह एक है कि अपना एक तरफा प्यार लिए गरिमा के आगे पीछे घूम रहा है। सच में इसके अंदर राजवीर का एक भी गुण नहीं, सारा का सारा रूही पर गया है। दिव्यांश बोला हाँ मुझे भी यही लगता है, खैर बात करेगा इससे। शिवाय ने कहा हाँ जैसे मेरे समझाने से यह समझ जाएगा, रहने दे। इतने में युग ने जल्दी से आकर दिव्यांश को पीछे से गले लगा लिया और बोला मामू जाने दो ना, शिवाय मामू से क्या चुगली कर रहे हैं। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा शिवाय सुना तूने क्या कहा। इतना कहकर उसने फोन लाउड स्पीकर पर डाला। शिवाय बोला युग ससुराल ज्यादा नहीं जाते, मुझे देख कभी रजावत हाउस नहीं जाता। युग बोला अरे मामू अभी ससुराल थोड़ी हुई है, अभी तो गर्लफ्रेंड का घर है, जाने दीजिए ना मामू। वैसे भी आज मैंने उसे कैफे में बुलाया था, मेरी उसकी थोड़ी सी भी अनबन हो गई है, आपकी बहू नाराज है, जाने दीजिए ना मामू। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही हंसने लगे। शिवाय बोला नहीं जाना मतलब नहीं जाना, 1 हफ्ते की बात है, फिर सगाई हो जाएगी। युग ने हल्के गुस्से में कहा क्या है मामू, जाने दीजिए ना, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, मुझे जाना है मतलब जाना है। शिवाय बोला दिव्यांश प्लीज लेकर चला जाए इसे, वरना यह ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करके हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। दिव्यांश बोला मैं तो नहीं जाने वाला। शिवाय ने इस बार नरम लहजे में कहा प्लीज दिव्यांश इतना कह रहा है तो थोड़ा सा मन रख लेना बच्चे का। दिव्यांश ने हल्का सा चेहरा घुमाकर युग को देखा तो युग ने अपने हाथ जोड़ लिए और हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला अच्छा ठीक है, तू वहां सबका ख्याल रख, मैं जाता हूँ। इसके साथ दोनों मामा भांजे ने मेरा खून पी रखा है। इतना कहकर उसने फोन कट किया और गुस्से में युग को देखा, लेकिन वह रिएक्ट करता उससे पहले ही युग ने एक बार फिर दिव्यांश को कसकर गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने फोन अपनी जेब में रखा, वह इस वक्त होटल की बालकनी में खड़ा हुआ था। कुछ सोचकर वह कमरे के अंदर आया। उसी कमरे के बराबर में एक अटैच कमरा था, शिवाय उसमें चला गया। वहीं शिवांगी बेड पर सो रही थी, उसके पास वीरा बैठी हुई थी और आर्या उसे अपने हाथों से फ्रूट खिला रही थी। शिवाय वीरा को हॉस्पिटल से होटल में ले आया था। वीरा को देखकर शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह वीरा के पास गया, उसने उसकी कमर के तकिए को हल्का सा ठीक किया और बोला वीरा इंडिया चलोगी। वीरा ने हैरानी से शिवाय को देखा और धीरे से खुश होते हुए बोली विराज। शिवाय ने कहा तुम्हें इंडिया लेकर जाऊंगा तो क्या विराज को यहीं छोड़ दूंगा, नहीं ना, इतना तो यकीन है ना अपने शिवाय भैया पर। वीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। शिवाय बोला विराज को भी लेकर चलेंगे। अच्छा तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है, रूही का बेटा है ना। वीरा ने फिर से हाँ में हल्की सी गर्दन हिलाई। शिवाय बोला उसकी शादी होने वाली है, सोमवार को सगाई है। यह सुनकर वीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन आर्या के हाथ रुक गए। उसने गर्दन घुमाकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने पलकें झपकाई, जैसे कहना चाहता हो इस बारे में बाद में बात करें। मुझे भी रिएक्ट नहीं किया और फिर से वीरा को दूध पिलाने लगी। थोड़ा दूध पिलाने के बाद उसने वीरा को दवाई दी और फिर उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया और उसे कंबल के से कवर कर दिया।
फिर उसके पास सिरहाने बैठकर उसके सर को सहलाने लगी। वीरा कुछ देर तक आर्या को देखती रही। एक बार फिर उसने धीरे से कहा, विराज। आर्या बोली, शिवाय ने कहा है ना कि विराज को भी साथ लेकर चलेंगे। फिक्र मत करो, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो तुम्हारी बेटी बात करते करते कितनी जल्दी सो गई। वीरा ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में वीरा भी सो गई। शिवाय ने शिवांगी को भी ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर उसके बालों को छूकर उसके हाथ से मोबाइल लिया। शिवाय ने शिवांगी का मोबाइल देखा तो उसमें अभी भी अनिरुद्ध कॉल चल रही थी। शिवाय ने फोन कान पर लगाया और बोला, बरखुरदार, वह सो गई। अनिरुद्ध ने कहा, जानता हूँ अंकल, उसकी सांसों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, उसी से सुकून आ रहा था। यह सुनकर शिवाय को हंसी आ गई। शिवाय ने हंसकर कहा, बरखुरदार, इतने आशिक तो हम भी नहीं थे कि सांसों की आवाज सुनकर ही अपना दिन काट लें। यह कहकर शिवाय ने आर्या की तरफ देखा और आर्या ने हल्की सी मुस्कुराहट में गर्दन हिला दी और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं अनिरुद्ध ने भी मुस्कुराकर कहा, अंकल क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? एक तो बिना बताए मेरी तितली को अपने साथ लेकर चले गए, ऊपर से मेरा मजाक भी बना रहे हो। यह बात आप मेरी तितली को लेकर कब आएंगे? शिवाय बोला, किसने कहा मैं तुम्हारी तितली को लेकर वापस आ रहा हूँ? अब थोड़ा सा तड़पोगे, अब तुम्हें शायद मेरी तितली की कदर हो जाए। जब देखो मेरी तितली को डांटते रहते हो और मेरी तितली तुम्हारे आगे पीछे उड़ती रहती है। अनिरुद्ध ने इस बार सीरियस होते हुए कहा, अंकल आई प्रॉमिस तितली को कभी कुछ नहीं डांटूंगा। जो आप मुझे समझाना चाहते हो मैं समझ गया। यकीन मानिए एक एक दिन बहुत मुश्किल से कटता है। शिवाय बोला, तो कुछ दिन और काटो, अभी तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। झूठ मूठ कर रोते हुए कहा, अंकल बस कीजिए ना, बस बता दीजिए ना वापस कब आएंगे। शिवाय ने कहा, बता दूंगा, फिलहाल मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया। वहीं अनिरुद्ध जो अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी और शिवांगी के नाम को चूमते हुए बोला, तितली बस एक बार आ जाओ, फिर तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वहीं शिवाय भी अपने कमरे में वापस आ गया। उसने आर्या को देखा जो बेड की चादर को ठीक कर रही थी। शिवाय ने आर्या को पीछे से बाहों में भरकर कहा, छोड़ो ना यह सब, चलो थोड़ा प्यार करते हैं। शिवाय आर्या पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। वहीं आर्या थोड़ा सा कसमसाई, लेकिन उसके बाद शिवाय के प्यार के सामने धीरे धीरे हार मानने लगी। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह हल्का सा पलटी। उसने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, छोड़िए मुझे सोना है। इतना कहकर आर्या बेड की तरफ जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बदला ले रही हो? आर्या बोली, मेरी मजाल, मैं कि द ग्रेट शिवाय रघुवंशी से बदला लूं? मैं उनसे बदला कैसे ले सकती हूँ, और वैसे मैं बदला क्यों लूंगी? आपने ऐसा क्या किया जो मैं बदला लूंगी? शिवाय बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें टाइम नहीं देता और इसी बात की नाराजगी तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ। चलो आपने माना तो सही कि आप मुझे टाइम नहीं देते। आर्या ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा। शिवाय बोला, सही कह रहा हूँ, नाराज हो ना तुम मुझसे? आर्या बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में नींद आ रही है। मैं समझती हूँ आप अगर बिजी हो तो बहाना नहीं है, बल्कि पूरी फैमिली को संभालते हो। मैं सच में आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे नींद आ रही है। शिवाय ने एक बार फिर आर्या को अपने करीब किया और अपना एक हाथ आर्या की कमर पर डालकर खुद से सटाते हुए बोला, सॉरी बोल तो रहा हूँ, तुम कहोगी तो कान पकड़ लूंगा, प्लीज मान जाओ ना। आर्या बोली, अरे मैं तो कह रही हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ। शिवाय ने अपना चेहरा गर्दन में छुपाते हुए कहा, थोड़ा सा और थक जाओगी तो क्या हो जाएगा? आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह बोली, शिवाय सिचुएशन तो देख लो कैसी है विराज की। भैया हॉस्पिटल में है, वीरा अभी अभी ठीक नहीं हुई है और आपको रोमांस सूझ रहा है। शिवाय बोला, लाइफ में जो होना है होता है वही होगा, सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तुम्हें अगर यह लगता है कि एक वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर मैं और तुम साथ में एंजॉय करेंगे, तो भूल जाओ, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। इसलिए जो पल हमें मिलते हैं हमें उनका फायदा उठाना चाहिए। इतना कहकर शिवाय ने आर्या की गर्दन को चूम लिया। वहीं आर्या की आंखें बंद हो गई। शिवाय के हाथ अब आर्या के कपड़ों में घूमने लगे और आर्या अच्छे से जानती थी अब वह चाहकर भी शिवाय को रोक नहीं सकती। धीरे धीरे शिवाय का प्यार परवान चढ़ने लगा और आर्या शिवाय के प्यार में खोती चली गई। थोड़ी देर में वह दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। कमरे में चांद की रोशनी उन दोनों के प्यार की गवाही दे रही थी। वह दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और उनका प्यार उस रात को और भी खूबसूरत बना रहा था। दूसरी तरफ दिव्यांश मेंशन के हॉल में खड़ा हुआ था और पूरी फैमिली उसके सामने खड़ी थी।
दिव्यांश ने रूही को देखकर कहा, अब ऐसे क्या देख रही हो, चलो साथ में चलते हैं, उन्हें भी तो गुड न्यूज देकर आ दें। इतना कहकर उसने युग की तरफ देखा तो युग झूठ मूठ कर शर्माता हुआ अपने पापा के कंधे पर सर रखकर मुस्कुराने लगा। वहीं राजवीर ने हल्की सी गर्दन टेढ़ी की और युग को देखकर बोला, तू पता नहीं हमें कैसे कैसे दिन दिखाएगा। युग बोला, अरे पापा अच्छे दिन तो दिखा रहा हूँ आपको, और मम्मी का सपना था ना कि मेरी शादी धूमधाम से हो, अब हो तो रही है तो क्या। रूही दांत पीसते हुए बोली, मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैं सच में यह शादी नहीं चाहती। दिव्यांश बोला, अब तुम्हारी चाहत कौन पूछ रहा है, चाहती तो तुम राजवीर से शादी करना भी नहीं थी, लेकिन चाचू ने जबरदस्ती कर दी ना, और अब देखो एक सेकंड के लिए भी तुम राजवीर को छोड़ती नहीं हो। रूही बोली, राजवीर की बात अलग है, अकेली मैं थी जिसे राजवीर पसंद नहीं था, लेकिन पूरी फैमिली को राजवीर पसंद था ना, खासकर चाचू को, लेकिन यहाँ तो उस डायन को घर लेकर आना चाहता है। युग बोला, माँ प्लीज, अभी तो वह घर में भी नहीं आई और आपने उसे अभी से गाली देना शुरू कर दिया। क्या बात हुई, टीवी सीरियल कुछ ज्यादा ही देखने लगी हो क्या। चुपचाप मामा मामू की बात मानो और शगुन लेकर मेरे ससुराल चलो। इतना कहकर उसने एक बार फिर शर्माकर अपना सर राजवीर के कंधे पर रख लिया। वहीं राजवीर, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था या हो क्या रहा है। तभी हर्षवर्धन बोला, फिर चलो शगुन का कुछ सामान तैयार करो, हम आज ही ओबराय हाउस जाएंगे। यह सुनकर युग ने हर्षवर्धन को देखा और एक फ्लाइंग किस करते हुए बोला, आई लव यू बड़े पापा, आई रियली लव यू, और एक बार फिर उसने अपना सर राजवीर के कंधे पर रख लिया। राजवीर बोला, इतनी क्या एक्टिंग कर रहा है, एक तो तेरी वजह से इतना कांड हो रहा है, ऊपर से शर्मा शर्मा कर मुझे भी इरिटेट कर रहा है। अबे इतना तो तेरे पूरे खानदान में कोई नहीं शर्माता जितना तू आज ही शर्मा लेगा, हट। इतना कहकर उसने अपना कंधा झटक दिया। और वहीं युग बोला, अरे पापा शर्माने दो ना, या कौन सी किताब में लिखा है कि लड़कियां ही शर्माएंगी, लड़के भी शर्मा सकते हैं ना मम्मी। इतना कहकर उसने रूही को देखा तो रूही गुस्से में बोली, मम्मी के बच्चे, तू मेरा बेटा नहीं, पता नहीं मैं तुझे कहाँ से उठाकर लाई थी। हाँ मुझे याद आया, तू तो मुझे कूड़ेदान में मिला था, तू अगर मेरा बेटा होता ना तो इतनी छोटी हरकत नहीं करता, इतनी बड़ी दुनिया छोड़कर तुझे उस चुड़ैल की बेटी ही मिली थी। युग बोला, माँ आप इतनी इनसिक्योर हो रही हो, आपको डर किस बात का है, मेरा या पापा जी का। राजवीर ने आंखें फाड़े युग को देखा और उंगली दिखाते हुए बोला, मुझे इन सब में घसीटने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी माँ को समझा चुका हूँ। युग बोला, मैं भी समझ रहा हूँ, वह आपकी एक्स थी ना, इसीलिए माँ को इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं उनकी समधन इनके पति पर डोरे न डालने लगे। रूही अपने बाल पकड़ते हुए बोली, चाचू से समझा लो, वरना मैं सच कहती हूँ या मार खाएगा मेरे हाथों से। युग बोला, माँ बस माँ, यह सब अब क्या अपने पति को जानती नहीं, वह बहुत शरीफ है। ऐसा कुछ नहीं है, रूही दांत पीसते हुए बोली, अरे तेरे पापा तो शरीफ हैं, लेकिन वह चुड़ैल तो शरीफ नहीं। देख अब भी वक्त है, अपना घर बसाने के चक्कर में तू मेरा घर मत तोड़ दे। यह सुनकर युग को हंसी आ गई। वहीं राजवीर, उसने तो अपनी हथेली माथे पर मार ली। दिव्यांश, हर्षवर्धन, बाकी पूरी फैमिली को राजवीर पर हंसी आ रही थी। राजवीर बोला, बस बहुत हुआ, तुमने सुना नहीं चाचू ने क्या कहा, हम सब अभी ओबराय हाउस जाएंगे। रूही ने राजवीर की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, वाह क्या बात है, देखो कैसे लड्डू फूट रहे हैं इनके मन में, उस नित्या को देखने के लिए इतने एक्साइटेड हैं वहां जाने के लिए। राजवीर, उसकी तो हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, क्या हो गया है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, रूही नम आंखों से बोली, हाँ हाँ सब समझती हूँ, सब समझती हूँ, बाप बेटे मिलकर मेरा बेवकूफ बना रहे हैं, जिसे जाना है जाए, मैं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। उसके जाते ही राजवीर ने गुस्से में युग को देखा तो युग 2 कदम पीछे हटकर बोला, मैं जा रहा हूँ ना अपनी वाली को समझाने, आप भी अपनी वाली को समझाकर तैयार करके नीचे ले आइए, है ना बड़े पापा। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जा राजवीर, तू ही समझा बुझा कर ले आ, वह किसी की नहीं सुनेगी। राजवीर बोला, इस सिचुएशन में तो वह मेरी भी नहीं सुनेगी, लेकिन लेकर आता हूँ। फिर उसने दिव्यांश को देखकर कहा, अपने भांजे की बातों में मत आया कर, किसी दिन हम सारे मिलकर जेल में चक्की पीस रहे होंगे। दिव्यांश बोला, अब जेल में चक्की नहीं पिसवाते, टोकरी बनवाते हैं, और मुझे तो वह भी बनानी नहीं आती, सिवाय को तो आती होगी, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो उस गधे को ना आता हो। खैर छोड़ो, अब ओखली में सर दे दिया तो देखा जाएगा, जाकर जा एक बार रूही को मना कर ले आ। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं दिव्यांश ने दृष्टि और हीर को देखकर कहा, अब आप दोनों भी चले जाइए। फिर बोली, कौन कौन जाएगा। दिव्यांश ने कहा, घर के बड़े जाएंगे और युग जाएगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा। यह सुनकर देव, कृष, अभिमान तीनों ही अपनी अपनी बीवियों के साथ अपने कमरे में चले गए। वह युग बोला,
क्यों मामू, मेरे भाई क्यों नहीं जाएंगे? दिव्यांश ने कहा, मैंने तुम्हारी एक बात मानी ना, अब तुम मेरी एक बात मानो। वहां हमें लड्डू पेड़े नहीं मिलेंगे और ना ही हमारा वेलकम होगा जो हम अपने बच्चों को जाकर बेइज्जती करवाएं। हम जा रहे हैं ना, इतना ही काफी है। इस वक्त तुम जाकर तैयार हो जाओ और ब्लैक कपड़े मत पहना, अब शगुन होता है। दिव्यांश ने इतना कहकर हीर की तरफ देखा तो हीर भी हाँ में गर्दन हिलाती हुई बोली, हाँ युग, दिव्यांश भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काले कपड़े मत पहना, अब शगुन होता है। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ क्रिस और मीरा दोनों अपने कमरे में आ गए। क्रिस और मीरा कमरे में आए तो मीरा बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर वह बाथरूम में चली गई। वहीं क्रिस, उसने भी एक अंगड़ाई तोड़ी और बालकनी में चला गया। कुछ देर तक वह बालकनी के गार्डन को निहारता रहा। थोड़ी देर में दिव्यांश, युग और बाकी फैमिली मेंबर तैयार होकर ओबराय फैमिली निकल गए थे। क्रिस उन्हें जाता हुआ देख रहा था। फिर वह कमरे में वापस आया तो उसकी नजर मीरा पर पड़ी। अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। क्रिस की नजर मीरा पर ही ठहर गई। उसकी शादी को एक अरसा हो गया था लेकिन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। क्रिस खुद को यह सोचकर रोक लेता था कि मीरा अभी छोटी है। वही मीरा, उसे खुद नहीं पता था उसके साथ हो क्या रहा है। अगर उसके ऐसे वक्त में क्रिस उसका साथ नहीं देता तो शायद वह डिप्रेशन में चली जाती। मीरा अपने बाल पोंछते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो मिस्टर रघुवंशी? क्रिस ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुम्हें देखना गुनाह है? मीरा बोली, जी नहीं। मीरा जैसे ही पलट कर जाने लगी वैसे ही क्रिस ने मीरा की कलाई पकड़ी और मीरा, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वैसे भी क्रिस नोटिस कर रहा था कि जब से मीरा अनाथ आश्रम से आई है वह थोड़ी सी कम बेचैन है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है और इसी का फायदा उठाते हुए क्रिस मीरा के साथ थोड़ी नजदीकियां बढ़ा रहा था। मीरा ने बिना पल भर में अपने आप को घुमाते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी छोड़िए, मुझे नींद आ रही है। क्रिस बोला, पिछले कितने महीनों से सो रही हो? कभी तो अपने मिस्टर रघुवंशी के साथ प्यार के 2 पल भी बिता लिया करो। मीरा, उसके गाल लाल हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। एक तो क्रिस उससे 7 साल बड़ा था, ऊपर से क्रिस का ऐसे बिहेव करना मीरा को बहुत ज्यादा अकवर्ड फील करा रहा था। क्रिस धीरे धीरे मीरा को अपने नजदीक किया और उसका सर अपने सीने पर रख लिया और उस पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, ए छुटकी, तुम्हारा सच में मन नहीं करता मेरे करीब आने का? मीरा कुछ नहीं बोली। उसका शरीर तो जैसे थोड़ा गर्म हो गया था और क्रिस मीरा की घबराहट को नोटिस भी कर रहा था। उसने मीरा की कमर को हल्का हल्का रब करते हुए कहा, ए छुटकी, पूछ रहा हूँ कुछ, क्या सच में मेरे करीब आना अच्छा नहीं लगता? क्या जिंदगी भर मुझसे दूर रहोगी? देखो ना, हमारा रिश्ता अभी भी वहीं अटका हुआ है जहां पहले था। तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि मुझे समझ ना आए कि पति पत्नी के बीच में रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाते हैं। मीरा अभी कुछ नहीं बोली। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। क्रिस ने अपना एक हाथ मीरा के गाल पर लगाया तो मीरा ने झटके से अपना सर घुमाकर दूसरी तरफ कर लिया और क्रिस के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। क्रिस ने एक बार फिर पूछा, ए छुटकी, बताओ ना, मेरे नजदीक आने का मन नहीं करता? मीरा अभी कुछ नहीं बोली लेकिन उसकी पकड़ भी क्रिस पर कसती जा रही थी। क्रिस अच्छे से जानता था मीरा का जवाब फिर भी मीरा को छेड़ रहा था। आखिर इतने महीने बाद दोनों के बीच क्रिस प्यार के पल आए थे। क्रिस ने हल्का सा झुककर मीरा के कान को चूम लिया और मीरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वह कहा, मीरा के कान में फुसफुसाते हुए बोला, छुटकी, कुछ तो इशारा करो। मीरा अभी कुछ नहीं बोली लेकिन उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। क्रिस ने एक बार फिर मीरा के गालों को चूम कर कहा, अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो मैं शुरू हो जाऊंगा। मीरा झटके से क्रिस से दूर हुई और उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है मिस्टर रघुवंशी। इतना कहकर वह जैसे ही जाने को हुई, क्रिस मीरा के बाजू को पकड़कर एक बार फिर अपनी तरफ खींचा और मीरा एक बार फिर क्रिस के सीने से जा लगी। मीरा अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए क्रिस के सीने से लगी हुई थी। वहीं क्रिस, उसने अपना एक हाथ मीरा के गाल पर लगाया और उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर किया और फिर उसके होठों पर अपने प्यार की छाप छोड़ने लगा। मीरा की पकड़ क्रिस पर मजबूत हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों के बीच बहुत दिनों बाद एक मीठी सी किस हुई थी। एक मीठी सी किस के बाद क्रिस मीरा से थोड़ा सा दूर हुआ। मीरा अभी आंखें बंद किए हुए बस क्रिस की खुशबू महसूस कर रही थी। क्रिस मीरा की आंखों पर बारी बारी से किस किया और एक बार फिर मीरा को प्यार करने लगा। वहीं मीरा, आज उसके चेहरे से लग रहा था कि क्रिस का करीब आना उसे अच्छा लग रहा है। मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। क्रिस ने मीरा के चेहरे को देखा और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।